अभी तक हमने जितने सेक्शंस पढ़ लिए हैं टीडीएस चैप्टर में, कौन कौन से हैं सेक्शन अभी तक हमने पढ़ा है? 192 for salary, 192A for premature withdrawal from EPF, 193 for interest on securities, 194 for dividend, 194A for interest other than interest on securities, 194B for casual income, and 194BB for horse race. राइट, इतने सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आइए, आज का हमारा सेक्शन है 194C। और 194C किस चीज से डील करता है सर? सी डील करता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। किसके साथ डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है ध्यान से समझिए, और अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सेक्शन 194C। देखिए, आप अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो जाहिर सी बात है उसे पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर ये वाला सेक्शन लगता है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, ठीक है, जो पेयर है, वो अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, तो उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी तभी है जब उसका टर्नओवर आपकी ही क्लास में नेटवर्क कैसे जाता है, बाकी क्लासेस में प्रॉपर चलता है? पता नहीं। चलिए, तो इंडिविजुअल एचएफ को तभी टीडीएस काटना है जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो और ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो। राइट, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे समझना कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बड़ा ही स्पेशल है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट बड़ा ही स्पेशल है। कैसे? सुनिए, पहले कहा गया था कि सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 30,000 रुपए से ज्यादा है, 30,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप किसी को 30,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। राइट, ठीक है, बोलो क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, क्लियर है क्या ये पॉइंट? यस। अब हम इंडिया के लोग, हम तो होशियार ज्यादा है ना, दिमाग ज्यादा है हमें। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो पेयर अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसे तभी टीडीएस काटना है जब वो, जिसका टर्नओवर इतना हो, और बाकी कोई एसएससी है उनको तो टीडीएस काटना ही काटना है, तो टीडीएस काटना ही काटना है। अब सर बात आई कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस काटना है, कितना अमाउंट होना चाहिए। तो हमसे बोला गया भैया 30,000 रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो तुम्हें टीडीएस काटना है, वरना तुम्हें टीडीएस नहीं काटना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई अपने ऑफिस के लिए, मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। अब बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए, है ना। एक बंदे को बिल्डिंग बनाने का दिया, एक को इलेक्ट्रिसिटी के काम का दिया, एक को प्लम्बिंग का दिया, एक को पेंट करने का काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ऐसे मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए सबके साथ। किसी के साथ 1 लाख का है, किसी के साथ 5 लाख का है, किसी के साथ 50 लाख का है। उन सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुझे टीडीएस काटना होगा। ठीक है, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा क्योंकि उनका अमाउंट 30,000 से ज्यादा है। समझ गए? अब हुआ क्या यहाँ पे ये हुआ कि सर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मुझे किसी से काम करवाना है और काम होगा टोटल 1,10,000 का। कितना होगा टोटल? 1,10,000 का काम है। अब मैंने सोचा कि मैं अगर किसी से 1,10,000 का काम करवाता हूं तो मुझे उसके टीडीएस काटना पड़ेगा। राइट, तो दिमाग लगाया कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक काम करते हैं, इससे हम 5 कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इससे पहला कॉन्ट्रैक्ट किया 25,000 रुपए।
फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया 25,000 रुपए के लिए, ठीक है। फिर 25,000 के लिए तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर 25,000 के लिए चौथा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर पांचवा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10,000 रुपए के लिए। समझ गए? तो एक ही काम को तोड़ के मैंने उसके 5 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए इनसे अलग अलग साइन, ठीक है। और हमें बोला गया कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 30,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही टीडीएस कटेगा। तो क्या मैंने अपने आप को बचा लिया टीडीएस काटने की जिम्मेदारी से? बोलिए, क्या इस तरीके से मैंने अपने आप को बचा लिया टीडीएस काटने की जिम्मेदारी से? जल्दी जल्दी जवाब देते रहो भैया। वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। अभी ठीक है? अब नहीं हो रही ब्रेक? अभी ठीक है क्या? बोलो, बात समझ में आई? क्या मैंने अपने आप को बचा लिया टीडीएस काटने की जिम्मेदारी से? कैलकुलेट करके देखेंगे। नहीं, अभी कहाँ लिखा है क्यूमुलेट करने का? अभी कहाँ लिखा है? अभी तो बोला 30,000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ, 30,000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या मैंने अपने आप को बचा लिया क्या? यस, बचा। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में है कि यार ऐसे तो, ये तो सभी को पता है कि ऐसा मैनिपुलेशन तो हो पाएगा। तो फिर एक और लिमिट इम्पोज की गई, क्या? ₹1 लाख इन एग्रीगेट, कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट का तो 30,000 देखेंगे। अगर 30,000 से ज्यादा है तो फीस काटना ही है आपको। और अगर आपने एक ही पर्सन को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट दिए एक साल के अंदर, तो फिर सबको मिला के देखेंगे, और वो मिला के 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। बोलो, क्लियर है? अगर दोनों में से एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, या तो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा का हुआ, या आपके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट मिला के 1 लाख से ज्यादा हुआ, तो आपको टीडीएस काटना होगा। सर, ये जो 30,000 की लिमिट है, वो सिर्फ अदर की है? अरे नहीं, अदर की कहाँ है? देखो, एक बात समझो, टैक्स बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, और टैक्स को अगर समझना है तो हर चीज को अपनी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सुनिए, एक पर्सन होता है कि काटने के लिए लाइबल कौन है। एक सवाल ये होता है कि टीडीएस किसको काटना है। क्या उसका जवाब आपको यहाँ से मिल रहा है क्या? ये बताइए, टीडीएस किसको काटना है, सिर्फ इतना। कितना कैसे छोड़ो, टीडीएस किसको काटना है, बस सिर्फ इतनी सी बात का जवाब क्या आपको इससे मिल रहा है? कि सर, पेयर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका टर्नओवर इतना है, तब तो उसको काटना है, वरना नहीं काटना। और बाकी लोगों को तो काटना ही है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। बोलो जी, बात समझ में आई? ना? ठीक है, ये समझ में
हाँ जी, ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है क्या? तो आ रहा है क्या? आ रहे? चलो ठीक है, ओके। तो सुनिए अब ध्यान से। हमने कहा सर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं पहले क्लियर, फिर आप देखिए, मान लो कि 100 लोगों को काटूंगा, बताइए, अगर मैं 100 लोगों वो डिप करेगा इस, मैं एक कंपनी हूँ, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, तो कंपनी हूँ तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस तो काटना होता है, पर सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? अमाउंट की। अगर मैंने किसी को 30,000 तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, 30,000 से ज्यादा है तो ही तो काटूंगा ना, ठीक है। और टोटल मिला के 1 लाख का अमाउंट देख लेंगे कि 1 लाख से ज्यादा है क्या, दोनों में से एक भी चीज पूरी हो जाती है। हाँ जी, बात समझ में आ गई है? सर सेपरेटली पर कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट ही ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 1% से मल्टीपल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीगेट एक क्लास। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर ये जो लिमिट है वो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, अरे फिर वहीं चले गए, फिर वहीं चले गए आप। कंपनी ने 31,000 का 3 कॉन्ट्रैक्ट सेम पर्सन को दिए तो हाँ नहीं कटेगा, गालो नहीं कटेगा। जानवी फिर वहीं चले गए, आप कह रहे हैं कि सर ये लिमिट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है क्या? ओ, फिर वहीं चले गए। लिमिट हमने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी लिमिट है। अब ध्यान से सुनो, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ये कौन है? ये डिडक्टिव है। ये कौन है भैया? ये डिडक्टिव है, ध्यान से सुनना। आप भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, क्या आप भी डिडक्टिव होंगे और मैं भी डिडक्टिव होऊंगा? ये बात तय है क्या? बताइए, क्या ये कंफर्म है कि आप भी डिडक्टिव होंगे और मैं भी होंगे? नहीं, तय नहीं है सर, ठीक है। तो ये कौन है? डिडक्टिव। एक पर्सन हमने पढ़ा था, कौन? डिडक्टर। सभी को टीडीएस काटना जरूरी है क्या? क्या सभी को टीडीएस काटना जरूरी है? हर बिजनेसमैन को टीडीएस काटना जरूरी है क्या? नहीं। मैं डिडक्टर कब बनता हूं? 2 कंडीशन में बनता हूं। अगर मैं अदर एसएससी हूं, अदर एसएससी का मतलब जैसे मैं फॉर्म हूं या कंपनी हूं, तो मुझे डेफिनेटली टीडीएस काटना है। मैं क्या बन गया हूं? डिडक्टर बन गया हूं। अगर मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ हूं, तो मैं डिडक्टर तभी बनूंगा जब मेरा टर्नओवर, इफ टर्नओवर एक्सीड ₹1 करोड़ और ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 50 लाख, तो ही मैं डिडक्टर बनूंगा। तो ये लिमिट ये जांच करने के लिए है कि आप टीडीएस काटने के लिए लायबल है या नहीं। पहले तो बताओ, ये बात समझ में आई क्या? ये बंदा डिडक्टर है या नहीं, ये बात तय करने के लिए ये लिमिट है। अब ये बंदा पेमेंट करता है मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, ठीक है। अब ये वैसे तो लायबल है काटने के लिए, क्या ये मिस्टर ए बी सी तीनों का टीडीएस काटेगा या नहीं? बताइए, ये मिस्टर ए बी सी तीनों का टीडीएस काटेगा? अब यहाँ पे ए भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, मान लीजिए बी की जगह बी लिमिटेड, सी की जगह सी फॉर्म, क्या ये तीनों का टीडीएस काटेगा? बोलिए, क्या ये तीनों का टीडीएस काटेगा? मिस्टर ए का, बी लिमिटेड का और सी फर्म का, क्या तीनों का टीडीएस काटेगा? ये डिपेंड करता है प्राइस, राइट। अब कहा गया कि चलो मान लो सर इन्होंने मिस्टर ए को 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बी लिमिटेड को इन्होंने एक 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया,
और सी फर्म को इन्होंने 20,000 के 6 कॉन्ट्रैक्ट दिए। ठीक है, अब बताइए मिस्टर ए का टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? मिस्टर ए का टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। बी लिमिटेड का टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा नहीं है और टोटल अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं है। सी फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म, उसका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख से ज्यादा हो गया। सही बात समझ में? तो ये जो 30,000 की लिमिट है ना, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000, एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख, ये लिमिट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है क्या? बताइए, ये लिमिट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है क्या? इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए है क्या? नहीं, ये तो सबके लिए है, जिसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसके लिए है। प्रेरणा एंड जानवी, बात समझ में आ गई? ओके, ठीक, अब आइए आगे। अब सर सवाल ये है कि कितना टीडीएस कटेगा, ये और सुन लो। तो टीडीएस में 2 रेट दी गई। अगर टीडीएस लेने वाला, अब ध्यान से सुनना, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला, जो कॉन्ट्रैक्टर है लेने वाला, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1%, और वो कोई और है तो 2%। ये रेट ऑफ टीडीएस है। ठीक है, मतलब ये देखेगा बंदा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कौन है, सामने वाला। मैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा हो सकता है? बताइए, मैंने अपने घर में किसी से इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया, क्या वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा हो सकता है? हो सकता है। क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा हो सकता है? हो सकता है। क्या वो कंपनी के रूप में काम कर रहा हो सकता है? हो सकता है। तो मैं ये देखूंगा वो कौन है, वो किस कैपेसिटी में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। वो अपने नाम पे ले रहा है, वो अपनी फर्म के नाम पे ले रहा है, वो अपनी कंपनी के नाम पे ले रहा है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के नाम पे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो 1% काटूंगा। अगर वो कंपनी फर्म के नाम पे ले रहा है तो 2% काटूंगा। आई बात समझ में? तो अब बताइए, इस केस के अंदर जो हमारे ये 3 केस है, मिस्टर ए को हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस पे कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? मिस्टर ए को हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उस पे कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? 1%, एट द रेट 1%, 40,000 पे 1%। और जो हमने सी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया उस पे कितना टीडीएस कटेगा? 2%। आगे बात समझ में? तो काटने वाले का क्राइटेरिया अलग, किसका कटेगा ये क्राइटेरिया अलग, कितना कटेगा ये क्राइटेरिया अलग, तीनों चीजें अलग अलग। आई होप क्लियर है ये। कोई डाउट है तो बोल दो। ओके, एक खास पॉइंट यहाँ पे है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नॉट लायबल फॉर टीडीएस। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लायबल फॉर टीडीएस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर में कलर करवा रहा हूँ, बताइए, मैं अपने घर में कलर करवा रहा हूँ और मैंने उसके लिए किसी को 80,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मुझे उसका टीडीएस काटना है नहीं काटना? मुझे उसका टीडीएस काटना है नहीं काटना? नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब उसका टर्नओवर। अरे मैं तो काम ही पर्सनल कर रहा हूँ, तो मेरे टर्नओवर से क्या मतलब है? मैं तो काम ही पर्सनल करवा रहा हूँ, घर का काम है मेरा, बिजनेस से क्या लेना देना है इसका? कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा इसी चीज को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मैंने बिजनेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो क्या होगा? मैं कहता हूँ मैं तो नहीं काटूंगा, क्या कर लोगे मेरा, बताओ? अगर मैंने बिजनेस के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसका टीडीएस नहीं काटा, बताओ क्या कर लोगे? बताइए भाई, क्या है प्रोविजन? एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर देंगे, यही पढ़ा था बीएनपी के अंदर कि सर आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर देंगे। नॉन रेजिडेंट है तो 30%, 100%, और रेजिडेंट है तो 30%, ऐसा ही पढ़ा था।
अब जो मैंने घर का काम करवाया है पर्सनल, उस पे मैं कहता हूँ कि मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, क्या कर लोगे? तो क्या कहोगे? डिसअलाउड कर देंगे? वो तो पहले से ही डिसअलाउड है। ये जो पर्सनल खर्चा है वो तो पहले से डिसअलाउड है, उसको क्या डिसअलाउड कर दोगे? सही कह रहा हूँ? जो मैं घर पे पेंट करवा रहा हूँ, अपने घर को पेंट करवा रहा हूँ, वो खर्चा तो ऑलरेडी पर्सनल है, डिसअलाउड ही है, तो उसको क्या डिसअलाउड कर दोगे? नहीं। तो इसलिए पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी ही नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, नोट्स में भी अमाउंट दिख जाएगा, आपको देखना चाहे तो। देखिए, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट 1,00,000। डन। रेट देख लीजिए, 1% अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट किया है तो, और बाकी किसी को पेमेंट किया है तो 2%। वो जो 25% कम होनी है वो रहेगी, 1% की जगह 0.75 हो जाएगी, 2% की जगह 1.5 हो जाएगी। ये वही हमारा है जो कोविड की वजह से 25% रेट कम की गई थी। राइट, ठीक है। फॉर्म 13 में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 13 में आप अप्लाई कर सकते हैं कि सर मेरा टैक्स कम बनता है, मुझे टैक्स से छूट दी जाए, तो आपका टीडीएस कम कर जाएगा या नहीं कटेगा, जैसा भी असेसिंग ऑफिसर अलाउ करेगा वैसा। बता दीजिए इस बात, इज दैट क्लियर टू यू? इसमें किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो बातें भी देखिए यहाँ पे लिखी गई है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, कैटरिंग करना, है ना, किराए के जो गाड़ी मोटर चलाना, वो सब चीजें इसमें कवर हो जाती है। ओके है, चलूँ आगे। ये पूरा आप एक काम करते जाना, ये लिस्ट बनाते जाना। वैसे तो मैं आपको भेजूंगा एक लिस्ट। हाँ, सभी में, ये कोविड में सभी में छूट दी गई है, सभी टीडीएस के रेट में 25% कम किया गया। सर, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कोई इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। पर्सनल में टर्नओवर कहाँ से आ गया? ये अगर पर्सनल है तो पर्सनल में टर्नओवर का कोई लिंक ही नहीं है। सब में 25% का रिलैक्सेशन सारी रेट के अंदर। आप बेसिक रेट याद कर लो, बेसिक रेट याद कर लो, एग्जाम में 25% कम करके उस पीरियड में 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक कम करके लिख देना, अगर उसका क्वेश्चन है। और कोई डाउट? और कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, और कोई डाउट है तो बोल दो भी। तो इसके फेयर नोट्स बनाना आप बैठ के, कि इसमें इस सेक्शन में ये बंदा टीडीएस काटेगा, इस अमाउंट पे टीडीएस काटेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए सर। आगे है सेक्शन 194D। ठीक है, सेक्शन है 194D। 194D क्या है? इंश्योरेंस कमीशन। ये जो कमीशन मिलता है, क्या आपका अपने एम्प्लॉयर के पास अकाउंट होता है? मतलब आप मान लीजिए एलआईसी के एजेंट है, तो क्या एलआईसी के पास आपका एक अकाउंट होगा?
होता है ना एजेंट अकाउंट, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट लगेगा कि पेमेंट और क्रेडिट जो भी पहले हो, अगर LIC आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं तो उस दिन TDS काट लेगी, अगर LIC आपके अकाउंट में जमा कर देती है तो उस दिन TDS काट लेंगे, और अदरवाइज जब पेमेंट करेंगे तब काट लेंगे, जो पहले हो जाएगा उस दिन कट जाएगा। ओके, हाँ सर। लिमिट क्या है सर? इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹15,000, क्या लिमिट है? 15,000 रुपए की लिमिट है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो policybazaar.com देखा आपने? policybazaar.com policybazaar.com जो है वो इंश्योरर है या एजेंट है, बताओ? policybazaar.com एजेंट है या इंश्योरर है? एजेंट है, समझ गए? policybazaar.com जो है वो खुद एक एजेंट है, वो LIC से, ICICI से, IDFC से, है ना, स्टार हेल्थ से, सबसे आपका इंश्योरेंस करवा के देता है, राइट? तो उसको कमीशन मिलता है। अब रेट की बात देख लीजिए, रेट के लिए बोला गया कंपनी अगर SSC है तो रेट 10% है, और बाकी कोई इंडिविजुअल HUF या कोई भी एजेंट है तो उस पर 5% है। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे 75% वाला कंसेप्ट लगेगा, पर यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनियों के लिए बोला गया है भैया आपके पास तो पैसा है, आपके तो क्राइसिस नहीं है, आप तो दे दो टैक्स। ओके, हाँ जी, क्लियर है क्या? फॉर्म 13 वाला कंसेप्ट यहाँ भी लग जाएगा, आप असेसिंग ऑफिसर से फॉर्म प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, मतलब आप करना है, सिंपल सी बात है। समझ गए? जैसे वगैरह होते हैं ना, राशन कार्ड, BPL कार्ड, बताइए अलग अलग बनते हैं क्या? राशन कार्ड, BPL कार्ड अलग अलग थोड़ी बनते हैं, एक कार्ड होता है, उसी से वही सब जगह चल जाता है आपका, हॉस्पिटल में भी वही चल जाएगा अगर जरूरत है तो, है ना, राशन की दुकान पे भी वही चल जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब जगह चल जाता है। लो भाई, रिप्लाई करते रहो, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 3.75% हो जाएगा। 194D में कहा गया इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कमीशन देते टाइम पे आपका TDS काटेगी, सिंपल सी बात है। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको 15,000 से ज्यादा का कमीशन देती है तो आपका TDS काटेगी। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है और कंपनी आपको कमीशन दे रही है तो कंपनी आपको पेमेंट करते टाइम पे आपका TDS काटेगी, अगर आपका कमीशन 15,000 से ज्यादा है तो। अब आप कौन है? आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप HF हो सकते हैं, आप कंपनी हो सकते हैं। तो आप अगर कंपनी है तो आपका TDS 10% से कटेगा, और आप अगर अदर पर्सन है तो 5% से कटेगा, और कोविड पीरियड के दौरान अदर पर्सन के लिए 3.75 से कटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे, चलिए लास्ट सेक्शन कर रहे हैं आज का, क्योंकि संडे है, सैटरडे है। आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ तक रिपीट है ना, आराम से मंडे को 194 DJ, 194
DA क्या कह रहा है ये 194 DA? मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। अब आपको उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा मिलता है। अब कई पॉलिसीज के अंदर तो पैसा मिलता है मरने पे, कई पॉलिसीज में पहले भी पैसा मिल जाता है मेच्योरिटी पे, होता है क्या? यस, होता है ना भाई, मरने के बाद मिलेगा कुछ और कुछ मिलेगा। कुछ केसेस में, कुछ पॉलिसी में अलग अलग होता है, जिसमें क्या मिलता है, जीते जी मिल जाता है। अब LIC से जो पैसा मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस से पे जो पैसा मिलेगा, वो पैसा या तो आपके लिए टैक्सेबल होगा और या आपके लिए एग्जम्प्ट होगा। बोलो हाँ या ना? डिपेंड करता है पॉलिसी पॉलिसी पे, है ना, डिपेंड करता है पॉलिसी पे। अब अगर ये पैसा एग्जम्प्ट हुआ तो TDS कटेगा क्या? नहीं। अगर पैसा जो हमें मिला वो एग्जम्प्ट है हमारे लिए, टैक्स फ्री, तो सामने वाली कंपनी TDS काटेगी क्या? नहीं काटेगी। और अगर वो टैक्स फ्री नहीं, 1 लाख TDS कटेगा। कितना परसेंट कटेगा? 5% कटेगा और कोविड वाला रूल लग जाएगा। बस सिंपल सी बात है। बोलो आई बात समझ? ठीक है सर, डेथ के बाद मिला तो डेथ के बाद जो मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है, एग्जम्प्ट मिलता है। डेथ के बाद जो पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट मिलता है। ओके, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। आप चाहो तो ये चैप्टर बुक से भी एक बार रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना यहाँ तक, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा बचेगा 2 क्लास का बचेगा, 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।